हाय गाइस, वेलकम टू प्रो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का वाला पार्ट और फ्रेंच वाला पार्ट हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें हम वो वाला देखने वाले हैं और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिछला वीडियो लेक्चर का भी नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, और अगर चाहें तो वो पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो इस बार और हम देखने वाले हैं, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला पार्ट, और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, तो वो पिछला पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। पिछले हम क्या देखा था? पहले हमने देखा था कि 1789 में क्या है, पहला एक्सप्रेशन आना स्टार्ट हो गया था। ओके, 1789 में पहला एक्सप्रेशन आना स्टार्ट हो गया था। 1791 में क्या हुआ था? 1791 में वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा था। 1793 में क्या हुआ था? 1793 में वहाँ मोनार्की हट गया था। ओके, मोनार्की हट जाने के बाद 1797 में नेपोलियन जो है इटली को वो अपने कब्जे में ले लिया था, और 1799 में जो है नेपोलियन पूरे फ्रांस को अपने कब्जे में ले चुका था। और 1804 में क्या किया उसने? 1804 में उसने सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड लाया। उसका हमने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखा, और फिर हमने देखा था कि कैसे 1814 से 1815 तक जो है नेपोलियन का फॉल स्टार्ट हो गया था। और फिर अब हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें पहले बताया गया है, देखिए, इसमें पहले बताया गया है कि 1840, ये पिछले वाला पार्ट है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कोई भी नेशन स्टेट जो है मिड 18th सेंचुरी तक नहीं था। सभी जो है किंगडम में बटे हुए थे, डचीज में बटे हुए थे, कैनेटोन में बटे हुए थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट राज्य में बटे हुए थे। एक नेशन, मान लीजिए कि ये अगर एक नेशन है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सब बटा हुआ था। ओके, ये अगर एक नेशन होना चाहिए था, इसको क्या होना चाहिए था? एक नेशन होना चाहिए था, लेकिन सब जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बटे हुए हैं इसी में। ओके, ये तो कोई भी नेशन स्टेट नहीं था मिड 18th सेंचुरी तक। सब जो है किंगडम, डचीज और कैंटोन में बटे हुए थे। और वहाँ का जो वो रूलर था, उनके पास बहुत सारा टेरिटरीज था और ऑटोनोमस पावर था। उन लोगों के पास बहुत पावर था, जैसे कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो है ऑटोक्रेटिक मोनार्ची जो था, वहाँ बहुत सारा डाइवर्स पीपुल रहता था। वो लोग जो है एक दूसरे को कलेक्टिव आइडेंटिटी से देखता ही नहीं था। वो लोग सोचता ही नहीं था कि हम लोग जो है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी शेयर कर सकते हैं। वो लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलता था और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आता था, जैसे कि इंडिया में रिलीजन या फिर ये लैंग्वेज है, वहाँ पे लैंग्वेज और एथनिक ग्रुप है। ओके, तो हसबर्ग, जैसे कि अब यहाँ से आपको एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप जब आप नोट्स पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिर्फ ये एक बार आप समझ लीजिए कि ये सब एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि हसबर्ग एम्पायर किसके अंडर, किस पे रूल कर रहा था? रूल कर रहा था ऑस्ट्रिया हंगरी पर। और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है एक पार्ट नहीं था। अगर मान लीजिए ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी पूरा नहीं था, इसमें छोटा छोटा किंगडम था। सब पे क्या था? हसबर्ग एम्पायर का रूल था। ओके, तो वहाँ था हसबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी पे पैचवर्क था, जहाँ की बहुत सारा रीजन और पीपुल का लोग रहता था। और उसी में अल्पाइन रीजन भी आता था, जिसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुटरलैंड ये सब था। और बोहेमिया, वहाँ पे बोहेमिया भी एक रीजन था यूरोप का। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जर्मन बोलता था और इटालियन भी बोलता था, जैसे कि लोमार्डी और वेनेतिया में भी। और हंगरी में जो है, हंगरी में आधा से ज़्यादा, आधा पॉपुलेशन जो है मैग्यार बोलता था, और आधा पॉपुलेशन जो है बहुत सारा डायलेक्ट यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस बोलता था। तो आप देख सकते हैं कि आधा क्या बोल रहा है? मैग्यार बोल रहा है, और आधा बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहा है। तो कितना ज़्यादा वेरिएशन है। गैलेशिया में भी वही था कि एरिस्टोक्रेसी जो है पॉलिश बोलता था। और इन ग्रुप्स के अलावा भी जो है एक ग्रुप था, उसको कहते थे पीजेंट्स, जो कि क्या था? बहुत ज़्यादा डाइवर्स था। जैसे कि ये वहाँ पे एथनिक्स, ये जो बोमियान्स और स्लोवाक्स है, ये सब एथनिक का नाम है। जैसे कि बोमियान्स और स्लोवाक्स था नॉर्थ में, स्लोवियंस कर्नोलिया में था, क्रोट साउथ में था, और कोमान ईस्ट में था। ये सब सिर्फ एग्जांपल है, आपको कुछ याद उद करने का जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आप एक बार देख लीजिए। तो इन डिफरेंसेस के कारण जो है सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, मतलब कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि नेशनलिज्म कैसे आया? तो नेशनलिज्म कब आएगा? जब यूनिटी रहेगा। अब यूनिटी ही नहीं है, तो ये बता रहा है कि तब तक जो है एटीन इन सॉरी ये मिड एटीन तक जो है मिड एटीन सेंचुरी तक जो है क्यों नहीं था वहाँ पे नेशनलिज्म? इसका कारण बताया जा रहा है। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि वहाँ पे बहुत सारा डिफरेंसेस था, जैसे कि एथनिक ग्रुप्स पे डिफरेंसेस हो गया, लैंग्वेजेस पे डिफरेंसेस हो गया। इसीलिए पॉलिटिकल यूनिटी वहाँ पे इतना आसान नहीं था प्रमोट करना। और ऑटोक्रेटिक लोग जो थे वो सब तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन इन ये सब जो लोग थे, ये सब भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन इन सिर्फ कॉमन कॉमन एलिजियंस के एक कारण जुड़ा हुआ था। किसके कारण? मैं आपको फिर दिखाता हूँ। वो कॉमन एलिजियंस के कारण। ठीक है, कॉमन एलिजियंस मतलब होता है निष्ठा। ये जो रूलर के प्रति निष्ठा रखते थे, सिर्फ उसी का कारण ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, या फिर बोल सकते हैं कि एक टेरिटरी में रहते थे, वरना कोई और जो है इन लोगों के बीच यूनिटी नहीं थी। और ये जो है ये क्वेश्चन आपको वो एनसीईआरटी के बीच में दिया हुआ है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि नेशनलिज्म जो है
नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ, तो इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा वेरिएशन था। तो हमने देख लिया कि वहाँ पे बहुत सारा एथनिक ग्रुप्स था और बहुत सारा लैंग्विस्टिक ग्रुप था। तो अब देखते हैं कि उन लोगों का जो डिवीजन था क्लास पे, जैसे कि ये इस क्लास का पीपुल है, ये इस क्लास का पीपुल है, वो कैसे डिवाइड था। जैसे कि अरिस्टोक्रेसी था और न्यू मिडिल क्लास था। तो अरिस्टोक्रेसी कौन था, अरिस्टोक्रेसी था हाई लैंडलॉर्ड्स, मतलब कि हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स जो थे उसको एरिस्टोक्रेसी बोला जाता था। अरिस्टोक्रेसी हाई क्लास थे लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन में थे, उनका न्यूमेरिकली वो लोग बहुत स्मॉल ग्रुप थे, और सोशली और पॉलिटिकली क्या था, डोमिनेंट थे, और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे कि कॉमन वे ऑफ लाइफ से जुड़े हुए थे, मतलब इन लोगों के जीने का तरीका एक जैसा था। ये लोग जो है कंट्री साइड में ये स्टेट्स रखते थे, मतलब कंट्री साइड मतलब कि गांव में इनका ज़मीन था और टाउन हाउसेस था इनके पास। टाउन हाउसेस मतलब होता है शहरों में भी इनका घर था और गांव में भी इनका बहुत सारा ज़मीन था। इन्हीं को क्या बोला जाता है, अरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। ये सब क्या थे, हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स थे। और ये लोग जो है फ्रेंच बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए, ये अपना कूटनीति के लिए, और हाई क्लास सोसाइटी में जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इन लोगों का फैमिली जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे यूनिटी कितना बड़ा रोल निभाता है। जैसे कि ये लोग डोमिनेंट ग्रुप थे तो ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन जो वो लोग इन लोगों के अंदर वर्क कर रहे थे या फिर जो दबे हुए लोग थे वो एक दूसरे को डाइवर्स देख रहे थे। तो वो हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग को डोमिनेंस अपना स्थापित करना है तो हम लोग को क्या रहना चाहिए, यूनाइट रहना चाहिए। और फिर वहाँ पे एक और क्लास था जैसे कि पीजेंस था। तो पीजेंस कौन था, पीजेंस लो क्लास लैंडलेस थे। ये लोग लेकिन लो क्लास थे लेकिन मेजोरिटी थे, पॉपुलेशन जो यूरोप का था वहाँ का मेजोरिटी ग्रुप थे ये। जैसे कि वेस्ट में जो वो पीजेंस थे वो लोग क्या करते थे, फार्म करते थे खुद से। वेस्ट में हम समझ सकते हैं कि जो पीजेंस थे वो या तो किराएदार थे या फिर स्मॉल ओनर्स थे, मतलब या तो उनका इतना पैच वर्क में ज़मीन था, लेकिन ये क्या है, इतना ज़मीन जो रहता था, इतना पूरा पूरा ज़मीन क्या रहता था, ज़मींदार का रहता था। लेकिन इन ये जो स्मॉल ओनर्स था इनका सिर्फ इतना इतना छोटा 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 था। इन लोगों के पास उतना कुछ पावर नहीं था, सिर्फ अपना जीवन ज़िंदगी चलाने के लायक इन लोगों के पास कुछ था वेस्ट में। और ईस्ट और सेंट्रल में तो और हालत जो है ख़राब था। यहाँ पे तो वेस्ट में तो और या तो किराएदार थे, किसान जो है किराएदार, मतलब कि ये बड़े ज़मींदार से किराया ले लेते थे ये ज़मीन, और वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे और उन लोगों को क्या देते थे, टैक्स देते थे। और स्मॉल ओनर्स थे, स्मॉल ओनर्स को भी देना पड़ता था टैक्स। लेकिन ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में वो अधिकार भी नहीं था फार्मर्स के पास। वो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे तक सर्फडम था। सर्फडम मतलब दास बना के रखा जाता था किसानों को, किसानों से बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, उन लोगों को सिर्फ खाने के लिए दिया जाता था। लेकिन इसके बाद एक नया मिडिल क्लास आया। मिडिल क्लास अब कैसे आया, हम भी बहुत बार सुनते हैं मिडिल क्लास मिडिल क्लास, लेकिन ये मिडिल क्लास इमर्ज कहाँ से हुआ, तो ये मिडिल क्लास जो इमर्ज हुआ है ये वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से इमर्ज हुआ है। अब कैसे इमर्ज हुआ, वहाँ पे जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा था या फिर जब ट्रेड बोल सकते हैं बढ़ने लगा था, तो इसके कारण क्या होगा, सबके पास क्या बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। सबके कारण क्या बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। पैसा किसके पास बढ़ेगा, हमने यहाँ पे देखा है, हमने अभी यहाँ पे क्या देखा है कि वेस्ट में जो है स्मॉल ओनर्स या फिर टीनेंट्स फार्मर्स थे। तो इन लोगों को क्या होगा, ये लोग इस जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व होंगे और इन लोगों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा, इन लोगों के पास क्या होगा, ये थोड़ा सा इनका क्लास बढ़ेगा, इनका लेवल बढ़ेगा। तो इन्हीं लोगों को क्या बोला गया, इन्हीं लोगों को बाद में बोला गया मिडिल क्लास। तो इन्हीं से ये जो है मिडिल क्लास का जो वो डोमिनेंस है वो बढ़ने लगा था और मिडिल क्लास लोग जो है फैलने लगे थे। जैसे कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और हमने देखा भी है कि वेस्ट में ही जो है स्मॉल पीजेंट्स या फिर टीनेंट्स रहते थे। और यहाँ पे ट्रेड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टाउन और कॉमर्शियल क्लासेस का इमरजेंस स्टार्ट हो गया था। इन लोगों का जो टाउन या फिर ये कॉमर्शियल क्लासेस इमर्ज जो हो रहा था, इसका बेस कौन था, इसका बेस था मार्केट का प्रोडक्शन। मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा था, पैसा का चलन बढ़ रहा था, पैसा के कारण कौन इमर्ज हो रहा था, मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द साफ ऑफ द second half of the 18th century, but in France and parts of the German state occurred during the 19th century। मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में तो सेकंड हाफ 18th सेंचुरी में ही, ये मतलब कि समझ लीजिए आप 1750 से ही वहाँ पे स्टार्ट हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन फ्रांस या फिर बाकी जो जर्मन स्टेट्स थे वहाँ पे ही 18th सेंचुरी में, ये मतलब कि 1800 के आसपास, मतलब कि 50 या फिर 60 साल के डिफरेंस के बाद पहुँचा है। In its work, new social group came into being in a working class population, middle class is made up of industrialists, businessmen and professionals। इस कारण से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से, किस कारण से, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से जो है एक नया ग्रुप आया, नया सोशल ग्रुप आया, जिसको कि क्या बोला जाता है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बोला जाता है। इसमें कौन कौन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे। आज इन लोगों को क्या बोला जाता है, आज इन लोगों को हाई मिडिल क्लास बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बढ़ा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के कारण पहले जो मिडिल क्लास थे वो हाई मिडिल क्लास हो गए हैं। लेकिन तब ये लोग मिडिल क्लास, तब नया कॉन्सेप्ट ही आया था।
और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो थे ये स्मॉल नंबर में थे। अब स्मॉल नंबर में क्यों थे, क्योंकि हमने वहाँ पहले ही देख लिया, इसका कारण हमने यहाँ ही देख लिया है कि ईस्ट और सेंट्रल में जो है सर्फडम थे, मतलब कि इन लोगों के पास उतना फ्रीडम नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे कम ही होगा। ये वेस्ट वाला ही जो सेंट्रल या फिर ईस्ट में आया होगा वही लोग था, क्योंकि ये लोग तो उतना था नहीं। अब लेकिन वेस्ट में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे टीनेंट्स रहते थे या फिर स्मॉल ओनर्स रहते थे, तो ये अपना थोड़ा रिस्क लेके इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और उसके कारण यहाँ पे मिडिल क्लास इमर्ज हुआ। और मिडिल क्लास ही जो थे, मिडिल क्लास अब कौन है, मिडिल क्लास के पास पैसा आया, ये लोग एजुकेटेड हुआ। जब ये लोग एजुकेटेड हुआ तो ये लोग लिबरल मिडिल क्लास कहलाया। लिबरल का मीनिंग होता है आज़ाद सोच वाला। तो आज़ाद सोच वाला जो वो मध्यम वर्ग का लोग था, ये लोग को अब ये लगने लगा था कि अब हम ये भूल जाते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है जो मिलता था प्रिविलेजेस वो हट चुका है। अभी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पीछे चल रहे हैं, अभी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत पीछे चल रहे हैं। ओके, तो अभी हमको नहीं देखना है कि जो वो प्रिविलेजेस था वो बंद हो गया, तो प्रिविलेजेस अभी बंद होगा, जैसे कि ये हमने देखा बंद हो गया, लेकिन हमको अभी वो नहीं देखना, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो अभी लिबरल मिडिल क्लास जो है इमर्ज हुआ है। अब उन लोगों को क्या लगा, उन लोगों को एहसास होने लगा था कि नेशनल यूनिटी जो है ज़रूरी है, और उन लोगों को ये भी लगने लगा था कि जो प्रिविलेजेस मिलता है अरिस्टोक्रेटिक, मतलब कि ये जो वो नोबेलिटी को या फिर ये जो क्लर्गी को मिलता है प्रिविलेजेस, बर्थ प्रिविलेजेस, वो लोग वो को क्या होना चाहिए, वो प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, ये सब बैन होना चाहिए। इन लोगों को ये लगने लगा था कि या तो वो क्या हो, नेशनल यूनिटी हो जाए, मतलब कि हम लोग नेशन बन जाए। अब नेशन बनने का भी दो कारण था, ये दो कारण हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये लोग चाहते क्या थे, या नेशनल यूनिटी चाहते थे और अबोलिशन चाहते थे अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का। अब देखते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म इन लोगों का क्या मतलब क्या था इन लोगों का। तो इन लोगों का मतलब ये था कि नेशनल यूनिटी जो होगा वो ये लिबरलिज्म के आधार पर होगा। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम का आधार पर होगा। और लिबरल का मीनिंग भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लिबर का मतलब होता है फ्री, और लिबरलिज्म का मीनिंग होता है आज़ाद सोच। ओके, तो नया मिडिल क्लास जो है उन लोगों का मतलब था लिबरलिज्म यानी कि फ्रीडम का मतलब था कि हम सबको फ्रीडम मिले, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल हो, और जितना भी पीपुल है सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ मिले। ओके, और इन लोगों का दो नोशन था, एक पॉलिटिकली था, एक इकोनॉमिकली था। तो पॉलिटिकली क्या था, पॉलिटिकली ये लोग चाहते थे एक कि गवर्नमेंट जो है कॉन्सेंट से बने, मतलब कि गवर्नमेंट जो चुना जाता है, जो हम पे राज कर रहा है, वो वोट से बने, कॉन्सेंट से बने। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक लिबरलिज्म का मतलब क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक सिर्फ ये मतलब था कि ये जो ऑटोक्रेसी है ये खत्म हो जाए, क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म हो जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए और हमारा रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है गवर्नमेंट बने, सिर्फ यही मतलब था। तब जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक ये सब अब जो है जैसे कि ये गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट ये सब नहीं था, और भी बहुत कुछ आया है वो बाद में आया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक सिर्फ यही था कि ऑटोक्रेसी हट जाए, क्रिटिकल प्रिविलेजेस हट जाए, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए और रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है गवर्नमेंट बने। और 19th सेंचुरी में लिबरल जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी ध्यान देने लगा, मतलब कि लोग लगने लगा कि हम लोग को प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये लोग क्या किस लिए लड़ रहे थे, ये लोग और फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। अब आप याद कीजिए कि आपने 9th क्लास में कौन कौन सा फ्रीडम पढ़ा है, आपने एक और फ्रीडम पढ़ा होगा, सफरेज आपने पढ़ा होगा। सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, मतलब कि वोट करने का फ्रीडम, अपना नेता या फिर एक अपना रूलर चुनने का फ्रीडम। तो उस समय जो है इक्वलिटी या फिर फ्रीडम का जो मतलब है वो यूनिवर्सल सफरेज था ही नहीं, इक्वलिटी का मतलब यूनिवर्सल सफरेज था ही नहीं। तब क्या था कि सबको सिर्फ एक समान अधिकार मिल जाए। इसीलिए जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया था तो वहाँ पे जो पहला राइट टू वोट मिला था वो सिर्फ उसको मिला था जिसके पास प्रॉपर्टी है, मतलब कि प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को मिला था। और मैन विदाउट प्रॉपर्टी, और जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं था, जिन मैन के पास, और सारा का सारा वुमेन जो है इस पॉलिटिकल राइट से एक्सक्लूडेड, बाहर रखा गया था। और तभी जैसे कि कुछ ही समय के लिए जो तब था जैकोबिन क्लब, हमने देखा जैकोबिन क्लब फॉर्म हुआ, तो जैकोबिन क्लब में कुछ ही समय के लिए जो है सभी मेल को वो इंजॉय किया गया सफरेज, मतलब कि सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन वो भी कुछ ही समय के लिए दिया गया। तो और नेपोलियनिक कोड में भी हमने पढ़ा था, एक मैंने आपको बोला था कि ये मैं आपको एक और बता रहा हूँ। तो नेपोलियनिक कोड में भी हमने क्या देखा कि नेपोलियनिक कोड में भी जो है वही किया गया कि वुमेन को जो है पूरा स्टेटस ऑफ माइनर दिया गया, पूरा निचला जाति का, निचला लेवल का दिखाया गया, और उन लोगों को अथॉरिटी की तरह दिखाया गया कि ये इस मतलब कि वुमेन पे जो है फादर या फिर हस्बैंड का ही अधिकार है, ऐसा दिखाया गया था नेपोलियन के एक कोड में भी। ओके, तो पूरा का पूरा 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में, मतलब कि ये 1800 से समझ सकते हैं आप, 1905 या फिर इसके आगे तक भी जो है महिलाएं जो है और नॉन प्रॉपर्टीड मेन जो है ऑर्गेनाइज करते रहा अपोजिशन मूवमेंट, और अपना इक्वल पॉलिटिकल राइट मांग करते रहा। ओके, आज हम देखते हैं कि इक्वल पॉलिटिकल राइट सबको मिल गया, लेकिन ये हर हमेशा से नहीं मिला था, इसका वैल्यू करना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखते हैं हमने क्या देखा, पॉलिटिकल देखा कि पॉलिटिकल में उन लोगों का क्या मतलब था, लिबरलिज्म का मतलब क्या था उन लोगों का, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक क्या मतलब था, और उसके बाद क्या मतलब आया,
और हमने एग्जाम्पल देखा कि कैसे इक्वलिटी का मतलब ये नहीं था कि सबको फ्रीडम मिल जाए और बहुत दिनों तक जो है रिवोल्यूशन होते रहा। तो अब देखते हैं कि इकोनॉमिकली वो लोग क्या चाहते थे। पॉलिटिकली देख लिए, अब इकोनॉमिकली देखते हैं। इकोनॉमिकली वो लोग चाहते थे कि हम लोग को फ्रीडम ऑफ मार्केट मिले और जो स्टेट इम्पोज करता है रेस्ट्रिक्शंस मूवमेंट्स और कैपिटल पे वो हट जाए। और ये जो है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड था किसमें, मिडिल क्लासेस में, क्योंकि मिडिल क्लास कौन था, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो इन लोगों को क्या करना था, इन लोगों को करना था बिजनेस, इन लोगों को करना था बिजनेस। और बिजनेस के लिए ये सबसे बड़ा जो बैरियर आता है वो क्या आता है, बिजनेस के लिए सबसे बड़ा बैरियर आता है टैक्स। और इन लोगों को टैक्स जगह जगह देना पड़ता था। जैसे कि ये मान लीजिए अभी एक नेशन है, तो तब ये एक नेशन नहीं था, तब इतना 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 इतना, और हर एक में इन लोगों को क्या लग रहा था, हर एक में इन लोगों को टैक्स लग रहा था। तो इन लोगों का जो मूवमेंट था गुड या फिर कैपिटल का, वो बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा था। तो इसीलिए ये लोग चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो और जो स्टेट इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शंस वो सब हट जाए। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड था। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का, तो नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इस पे ये थोड़ा काम भी किया। और वो लोग क्या था, वो लोग जो है बहुत छोटा छोटा स्मॉल प्रिंसिपलिटीज, यानी फिर छोटा छोटा रियासत जो था, जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि हैदराबाद पहले एक रियासत था या फिर जम्मू कश्मीर एक रियासत था। तो उस तरह से ये 39 रियासत को मिला के एक संघ बना दिया था। जैसे कि आप मान लीजिए इतना छोटा छोटा जो है 39 है, ये जो है नेपोलियन जो है इसको वो मिला के एक बना दिया, इसको मिला के एक बना दिया। इतना छोटा छोटा क्या है, इतना इतना 39 है, इतना इतना आप समझ लीजिए 39 है, नेपोलियन इसको एक मिला के एक बना दिया। तो वो क्या क्या कॉन्फेडरेशन बना दिया स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ का, 39 स्टेट्स का। और हर एक का पहले क्या था, अपना एक करेंसी था और वेट और मेजर करने का एक तरीका था। जैसे कि अब आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको वो 1 मीटर कपड़ा या फिर ये उस समय एक इल्ली बोला जाता था 1 सेंटीमीटर को, और या फिर ये समझ सकते हैं कि वेट और मेजर के लिए इल्ली, जैसे अभी किलोग्राम यूज करते हैं ना, वैसे पहले इल्ली यूज करता था, इल्ली। ये आपको आ भी सकता है एमसीक्यू में, ओके, तो आपको याद रखना है इल्ली। तो उस समय जो है समझ लीजिए कि ये एक रीजन में जैसे कि एक इल्ली जो फ्रैंकफर्ट में है वो था अब 54.7, और मेंज में हो गया 55.1, नरमबर्ग में हो गया 56.6। तो नरमबर्ग में क्या होगा, एक इल्ली पे कम टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कोई फ्रेबर्ग जाएगा, नरमबर्ग से फ्रेबर्ग जाएगा, तो उसको कितना देना पड़ जाएगा, यहाँ से अगर एक इल्ली लेके चला 65 सेंटीमीटर और यहाँ पे आके वो क्या हो गया 53 सेंटीमीटर हो गया, तो उसको कितना देना पड़ जाएगा। सच कंडीशंस, इसीलिए ऐसा कंडीशन जो है ऑब्स्टेकल की तरह देखा गया इकोनॉमिक एक्सचेंज में या फिर एक नया कॉमर्शियल क्लासेज जो था उसका ग्रोथ में। इसीलिए वो लोग चाहता था कि ये जो वो यूनिफाई टेरिटरीज है, छोटा छोटा टेरिटरी है, ये जो है यूनिफाई हो जाए और हम लोगों पे जो वो बहुत ज़्यादा जो टैक्स लगता है पीपुल पे या फिर कैपिटल पे, ये वो सब अब हट जाए। और इसीलिए एक कदम भी उठाया गया, जैसे कि 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया या फिर जलबरीन बनाया गया। तो आप ये याद रखिए कि 1804 के बाद आपको क्या कौन सा डेट याद रखना है, आपको 1815 याद रखना है। उसके बाद आपको 1834 याद रखना है। 1834 में क्या हुआ, 1834 में क्या हुआ, जलबरीन बना। जलबरीन क्या था, एक कस्टम यूनियन था, या फिर बोल सकते हैं कि ट्रेडर का एक ग्रुप था। तो ये लोग क्या करता था, ये लोगों के इनिशिएटिव पे, मतलब कि ये लोग किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, ये पर्सिया के द्वारा शुरुआत किया गया था। पर्सिया इसको शुरू किया था, पर्सिया एक कंट्री है, पर्सिया इसको शुरू किया था और बहुत सारा जर्मन स्टेट्स उसको ज्वाइन किया। तो ये क्या क्या था, कस्टम यूनियन जो बना था ये क्या क्या कि टैरिफ बैरियर्स हटा दिया, मतलब जगह जगह जो टैक्स लगता था वो हटा दिया, करेंसी को घटा दिया। 30 पहले जो करेंसी था उसको 2 कर दिया, मतलब कि अगर 30 करेंसी पहले चल रहा था तो उसको घटा के 2 करेंसी कर दिया। तो देख रहे हैं आप डिफरेंस कितना आ रहा है। और एक नया नेटवर्क बनाया गया किसका, रेलवे का, मतलब कि बोल सकते हैं कि रेलवे का जाल बिछाया गया। नेटवर्क ऑफ रेलवेज होगा यहाँ पे, सॉरी, नेटवर्क ऑफ रेलवेज, ओके, नेटवर्क ऑफ रेलवे का नेटवर्क बनाया गया। और क्यों किया गया, ताकि जो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ये नेशनल यूनिफिकेशन इसके कारण हो सके। मतलब कि हम देख सकते हैं कि ये पहले जो है क्या क्या किया गया, 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, पर्सिया के द्वारा बनाया गया। और उसको कौन कौन ज्वाइन किया, जर्मन स्टेट ज्वाइन किया। ये क्या किया, टैरिफ बैरियर्स हटा दिया और जो करेंसी था उसको घटा के 30 से 2 कर दिया। और नेटवर्क का रेलवे का जो नेटवर्क है वो क्या किया, मोबिलिटी बढ़ा दिया। और इसके कारण क्या है, नेशनल यूनिफिकेशन इकोनॉमिक लेवल पे भी आना स्टार्ट हो गया था। और इसीलिए ए वेव ऑफ नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। और इसीलिए जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म आया था, इसके कारण नेशनलिस्ट का सेंटिमेंट या फिर बोल सकते हैं कि ये राष्ट्रीय भावना जो है और ग्रोथ होने लगा था और बढ़ने लगा था। क्यों बढ़ने लगा था, कि पहले जो वो अगर मान लीजिए ये मैंने 39 बना दिया, ये मान लीजिए मैंने 39 बना दिया, अब इसको 1 कर दिया गया है, इसको 1 कर दिया गया है। तो इसको 1 कर देने के बाद क्या हो रहा है, ट्रेडर कौन था, ट्रेडर था मिडिल क्लास था ट्रेडर। तो इन लोगों के बीच में क्या आने लगा कि अगर इतना से हम लोग को इतना फायदा हो रहा है, तो अगर बहुत सारा यूरोप में कितना होगा, 300-400 होगा, अगर सबको
अगर 300-400 में अगर 100-200 का भी एक एक देश बन जाए तो हम लोग को कितना फायदा होगा। इसीलिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म के कारण जो है सेंटीमेंट यानी कि राष्ट्रीय भावना जो है बढ़ने लगा था उस समय पे। अब देखते हैं एक नया कंजर्वेटिज्म जो कि 1815 के बाद आया था। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे, तो इसलिए आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो 1815 में क्या कंजर्वेटिज्म आया था, तो हमने देखा था कि 1804 में नेपोलियन क्या लाया था, नेपोलियनिक कोड लाया था। लेकिन 1799 में वो क्या किया था, फ्रेंच को कब्जा किया था। तो फ्रेंच को कब्जा करने के बाद वो क्या किया था, बहुत सारा युद्ध लड़ने लगा था, बहुत सारा युद्ध लड़ने लगा था। इसीलिए वो 1815 में एक और युद्ध लड़ा था। वो किसके साथ लड़ा था, वो लड़ा था वो प्रेब कंट्रीज के साथ। प्रेब कंट्रीज के साथ आज मतलब कि पर्सिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के साथ। अकेला नेपोलियन जो है इस 4 कंट्रीज के साथ युद्ध लड़ा था। इसके कारण युद्ध लड़ने के कारण वो क्या हुआ, नेपोलियन हार गया। अब नेपोलियन जैसे ही हारा, कंजर्वेटिज्म यानी कि ये जो चाहते थे कि हम लोग का मोनार्की बचा रहे, हम लोग का जो पुराना ऑर्डर है वो बचा रहे, इसलिए वो लोग क्या किया, एक नया, वो लोग ये नहीं चाहते थे कि मतलब नेपोलियन के हार जाने के बाद वो लोग ये नहीं चाहते थे एक कि 1799 से पहले जैसा माहौल था वैसा माहौल आ जाए। कैसा माहौल था, रिवोल्यूशनरी माहौल था, मतलब कि बहुत सारा रिवोल्यूशन हो रहा था। तो वो लोग फिर से वैसा कुछ नहीं चाहते थे। इसीलिए उन लोगों को लगा कि नेपोलियन जो इतना इतना चेंजेस किया है, जैसे कि ये ट्रेडिशनल, जैसे नेपोलियन क्या क्या किया था, मॉडर्न आर्मी बना लिया, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बना लिया, और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, और फेडरलिज्म, सर्फडम, ये सब को हटा दिया। तो ये लोग जो कंजर्वेटिव था, कंजर्वेटिज्म का जो लोग था, कंजर्वेटिव जो था, ये लोग को लगने लगा कि नेपोलियन जो इतना इतना चेंज किया है, इससे तो हमको और फायदा हो सकता है। अगर ये चीज़, ये जो नेपोलियन इतना जो चेंजेस किया है, अगर ये सब हम भी अपना लें तो हम लोग का भी फायदा होगा। हम लोग का जो मोनार्की है, हम लोग का जो मोनार्की है, शुरू में हमने भी पढ़ा था क्या, कि पब्लिक जो है नेपोलियन के सपोर्ट में था। तो नेपोलियन जितना चेंजेस किया है उसके कारण उसको अगर सपोर्ट मिल रहा था, तो ये सब चेंजेस के साथ अगर हम भी अपना मोनार्की स्थापित करें तो हम लोग को भी सपोर्ट मिलेगा, और इस सबसे क्या होगा, हमारा पावर भी बढ़ेगा। इसीलिए कंजर्वेटिव जो है ये सोच लिया था कि अब नेपोलियन का पावर नहीं, नेपोलियन का जो चेंजेस है उसका ही यूज करके हम नेपोलियन जो हम लोग का डिस्ट्रॉय कर दिया है उसको स्थापित करेंगे। तो हमने पहले बता दिया कि 1815 में प्रेब कंट्रीज के साथ नेपोलियन का युद्ध हुआ, वेना, और युद्ध होने के बाद नेपोलियन हार गया। और फिर क्या हुआ, कंजर्वेटिव सोचा कि ये जो चेंजेस किया है नेपोलियन, इसी को यूज करके हम अपना क्यों ना मोनार्की को स्ट्रेंथन करें। इसीलिए वेना में वो लोग मिला। वेना मिला किस लिए, ये वेना मिला कुछ सेटल करने के लिए, यूरोप का जो नया है वो सब सेटल करने के लिए। अब कैसे क्या होगा, नेपोलियन हार गया। नेपोलियन सिर्फ फ्रांस पे कब्जा नहीं करके बैठा था, वो एक तरह से बोल सकते हैं आपकी आधा यूरोप को हड़प लिया था। तो आधा यूरोप को फिर से सजाना था, फिर से उस पर मोनार्की लाना था। इसीलिए ये लोग मिला, और किसके द्वारा होस्ट किया गया, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा वेना पे एक क्या कांग्रेस बुलाया गया, मतलब कि बैठक बुलाया गया। बैठक बुलाने के बाद ये लोग ट्रीटी ऑफ वेना साइन किया। ट्रीटी ऑफ वेना में क्या हुआ कि जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान या फिर जो नेपोलियन जो है चेंजेस लाया था उसको हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया। और क्या किया गया, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया गया। बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया, जितना भी चेंजेस आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण उसको हटा दिया गया। और जितना भी टेरिटरीज था, नेपोलियन जो जितना टेरिटरी जीता था उस सबको हड़प लिया गया, और एक सीरीज ऑफ स्टेट्स का सेटअप किया। मतलब कि ये अगर ये है फ्रांस, ये छोटा सा टेरिटरीज है, छोटा सा टेरिटरीज है, जो कि कौन जीता, नेपोलियन जीत लिया। नेपोलियन जीत लिया तो अब क्या हो गया, फ्रांस का हो गया, फ्रांस का हो गया। तो अब जो ट्रीटी ऑफ वेना होने वाला था उसमें फिर से जो है ट्रीटी ऑफ वेना जो होने वाला था उसमें फ्रांस को फिर से इतना बना दिया जाता, और जो भी टेरिटरीज नेपोलियन द्वारा हड़पा गया है इसको फिर से ये वापस ले लिया जाता, और ले लिया गया, और जो सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप किया गया, ताकि फ्रांस को जो है फ्यूचर में एक्सपेंशन करने से रोका जा सके। फ्रांस जो है फ्यूचर में एक्सपेंशन ना कर सके, उसको उस तरह से बांटा गया। वो किंगडम्स जो थे, ये वो स्टेट्स थे या फिर जो टेरिटरीज थे, उन लोग को ऐसा सेट किया गया, इस तरह से घेर दिया गया फ्रांस को कि फिर से ये फ्यूचर में एक्सपेंशन ना कर सके। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नेदरलैंड को क्या दिया गया, बेल्जियम दे दिया गया नॉर्थ में, और जेनोवा को वो क्या है पिडमेंट में जोड़ दिया गया साउथ में। पर्सिया को दे दिया गया क्या, वेस्टर्न पार्ट, और ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया, नॉर्थन इटली दे दिया। ईस्ट में जो है रसिया को क्या दे दिया गया, पोलैंड दे दिया गया, और पर्सिया को जो है सेक्सोनी का एक पार्ट दे दिया। एक एग्जाम्पल है ये, आपको वो याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन लोग का मेन इंटेंशन क्या था, ये जो वो ट्रीटी ऑफ वेना हुआ था, ट्रीटी ऑफ वेना हुआ था, इसका मेन इंटेंशन आप लोग से पूछा जा सकता है कि इसका मेन इंटेंशन क्या था, ट्रीटी ऑफ वेना का मेन इंटेंशन क्या था, या फिर जो कांग्रेस हेल्ड किया गया था वेना में उसका मेन इंटेंशन क्या था। तो उसका मेन इंटेंशन ये था कि जितना भी ये मोनार्की है उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया जाए, और जितना चेंजेस लाया गया नेपोलियन के द्वारा उस सबको हटा दिया जाए, और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है यूरोप में सेटअप किया जाए। तो 1815 के कंजर्वेटिव के बाद जो वो कंजर्वेटिव, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर हुआ, ये बर्बन डायनेस्टी बहुत रिप्रेसिव था।
या फिर बोल सकते हैं कि पूरा ऑटोक्रेटिक था। ये लोग जो है थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता था। ये सब जितना भी उन लोग पे क्वेश्चन उठाता था कि मतलब ये लोग तो गवर्नमेंट वैध नहीं है, ये सब हम लोगों पे इम्पोज कर दिया गया है, ये सब उस सबको कुचल देता था। मतलब थोड़ा सा भी चिंगारी उठा ये उसको कुचल देता था। जैसे कि और इसीलिए क्या किया था, सेंसरशिप भी लगा दिया था। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसके कारण आया था, इसी कारण आया था कि सेंसरशिप नहीं लगा हुआ था तब। इसलिए बुक प्ले इस सब में क्या हुआ था, इस सब में स्टार्ट हो गया था नेशनलिज्म आना। इसीलिए इस बार जो है ये गलती नहीं किया, इस बार और सीधा क्या किया, सेंसरशिप लगा दिया। और जो है बहुत सारा जो वो फ्रीडम या फिर एसोसिएशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो बना था उस सबको वो छीन लिया गया, उस सबको वो हटा दिया गया। और लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो रिवॉल्यूशनरी था उन लोग को यही लग रहा था, उन लोग को याद आ रहा था अपना पुराना दिन कि हम लोग जब उस समय कर सकते थे तो हम लोग इस समय भी कर सकते हैं। उन लोग को क्या लग रहा था, उन लोग को जब उस समय हम किए तो इस समय भी करेंगे। और उस समय जो इस समय और जो बबन डायनेस्टी फिर से जो रिस्टोर हुआ था, इस सबको क्रिटिसाइज जो करने का मौका मिला था वो इस बात पे मिला था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंसरशिप लगा था उसी को मेन मुद्दा बना लिया था रिवोल्यूशनरीज या फिर लिबरल नेशनलिस्ट, ताकि हम लोग क्या कर सके, जो नया गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज कर सके। अब रिवोल्यूशनरीज देखते हैं कि रिवोल्यूशनरीज बात हुआ है कि रिवोल्यूशनरीज जो है अब स्टार्ट किया। तो अब रिवोल्यूशनरीज क्या था, उन लोग का क्या मकसद था, कौन था, अब ये सब देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे ही मोनार्ची आया, मोनार्ची क्या है, बबन डायनेस्टी, ये 1815 में क्या किया गया, रीस्टोर किया गया। तो उसके बाद बहुत सारा जो रिवोल्यूशनरीज था उसके कारण सॉरी जो बहुत सारा रिवोल्यूशनरीज था मोनार्की का कारण जो है डर गया था और वो लोग क्या हुआ था, अंडरग्राउंड हो गया था, मतलब कि छिप गया था। और सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करने लगा था ताकि अपना जो आइडिया है उसको वो फैला सके और रिवोल्यूशनरीज और ज़्यादा रिवोल्यूशनरीज तैयार कर सके। अगर हम इसको अभी एग्जाम्पल से देखना चाहें तो हम इसको आतंकवाद से एक कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा न्यूज़ आता है कि ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है आतंकियों, तो उस समय रिवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग दिया जाता था कि ये क्या हो, हम अपना आइडिया जो है स्प्रेड कर सकें और रिवोल्यूशन ला सकें। और उस समय रिवोल्यूशनरी होने का मतलब ये था कि आप जो मोनार्की सेटअप किया गया है 1815 में, आप उसका अपमान कर रहे हैं और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए आपको सजा दिया जाता है। इसीलिए ये लोग क्या हुआ, अंडरग्राउंड हो गया। और उस समय जो रिवोल्यूशनरीज था उन लोग को बहुत ज़रूरी लग रहा था कि हम लोग का जो फ्रीडम का जो स्ट्रगल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोगों को नेशन स्टेट बनाना है। वो लोग का मेन मकसद क्या था, नेशन स्टेट बनाने का था। और ऐसा ही मानने वाला एक व्यक्ति था गिउसेप्पे मेज़ेनी। इटालियन रिवॉल्यूशन था गिउसेप्पे मेज़ेनी। तो गिउसेप्पे मेज़ेनी एक बहुत अच्छे पर्सनैलिटी थे और इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस भी आता है। तो इसलिए हम इसको जो है अगला पार्ट में एक सेपरेट वीडियो में गिउसेप्पे मेज़ेनी को देखेंगे। और ये जो अभी हम इतना पढ़े हैं इसको उस वीडियो में रिवीजन करेंगे, उसके बाद गिउसेप्पे मेज़ेनी के बारे में देखेंगे। तो आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।